Welcome dear students. Today we will discuss about remaining part of chapter 1 Human Geography, Nature and Scope. This is part 3. In first two part we have already discussed about definition and nature of human geography, and in part 2 we have already discussed about the dualism or dichotomy in geography. भूगोल में द्वैधवाद की बात हमने की थी अपने दूसरे खंड में, और ये जो तीसरा खंड है पार्ट 3, दिस इज़ अबाउट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. मानव भूगोल के जो मूलभूत सिद्धांत हैं इन पर फोकस्ड है हमारा ये तीसरा खंड. बच्चों, ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नाम से स्पष्ट है. फंडामेंटल यानी जो उसका मूलभूत, उसका आधार है. तो किसी भी विषय में जो उसके आधार स्तंभ हैं जिन पर वो सब्जेक्ट टिका होता है, ये आधार बनाने वाले जो सिद्धांत हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं विषय की विकास को लेकर के, उसकी उत्पत्ति को लेकर के. और बाद में जैसे जैसे सब्जेक्ट विकसित होता जाता है, सब्जेक्ट डेवलप होता जाता है, उसमें भी इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का बड़ा रोल होता है. तो ह्यूमन ज्योग्राफी के वो 3 मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं जिन पर ये विषय आधारित है? स्पष्ट है, हमने डेफिनेशन में जाना है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, एक ब्रांच है ये. और क्योंकि ये एक स्पेशल सब्जेक्ट है, यानी क्षेत्रीय संदर्भ में ये अध्ययन करता है, तो मानव जनित जो भी गतिविधियां हैं, मानव जनित जो भी स्थल रूप हैं, उनका ही अध्ययन भौगोलिक संदर्भ में, क्षेत्रीय संदर्भ में इस विषय में किया जाता है. अब स्पष्ट है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उससे ये जो जुड़े हुए तीनों कॉन्सेप्ट हैं, तीनों फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, ये कैसे विकसित होते हैं और 3 क्यों हैं, इनकी जो संख्या है वो 3 क्यों है, एक सिद्धांत पर आधारित क्यों नहीं है. जो 3 सिद्धांत हैं इसके बारे में हम समझते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे हुई है. हमने अपने पिछले वीडियोस में बात की थी ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन की, और वहाँ पर स्पष्ट था कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो स्टडी करता है अबाउट कल्चरल लैंडस्केप. कल्चरल लैंडस्केप यानी जो सांस्कृतिक दृश्यभूमि है, जो मानव जनित हैं, यानी प्राकृतिक दृश्यभूमियों के ऊपर जो मानव अंतर्क्रिया से, ह्यूमन इंटरेक्शन से जो लैंडस्केप क्रिएट होता है वो कल्चरल लैंडस्केप होता है. और कल्चरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में स्टडी करने वाला सब्जेक्ट हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है. ये जो कल्चरल लैंडस्केप है, स्पष्ट है कि ये इंसान और नेचर के रिलेशनशिप पर जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित है. क्योंकि नेचर के साथ इंसान का इंटरेक्शन जिस लेवल पर होता है, उससे अलग अलग स्तर के कई सारे कल्चरल लैंडस्केप डेवलप होते हैं. और ये कल्चरल लैंडस्केप ही क्योंकि मानव भूगोल के अध्ययन का विषय है, इसलिए यहाँ पर मानव और प्रकृति का ये जो संबंध है, ये किस स्तर पर है ये जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है. यानी ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल ऑफ रिलेशनशिप है, ये महत्वपूर्ण है ह्यूमन ज्योग्राफी की डाइवर्सिटी को समझने के लिए. एक बेसिक डेफिनेशन है जो आपकी बुक में ही दी गई है, मैंने उसको दोबारा से यहाँ पर कोट किया है ताकि ये स्पष्टता हो. ये जो नीचे चित्र है ये एलन चर्चिल सैम्पल का है, जो कि यूएस की एक बहुत बड़ी ज्योग्राफर रही हैं, बहुत बड़ा नाम है ज्योग्राफी का ये. और इन्होंने जो डेफिनेशन दी है हमारी टेक्स्ट बुक में भी है ये, ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ. यहाँ पर इनकी जो परिभाषा है ह्यूमन ज्योग्राफी की, जो दी गई ये डेफिनेशन है, इसमें 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं. सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने अनरेस्टिंग मैन कहा, यानी जो इंसान है वो लगातार सक्रिय है, वो रेस्टिंग पोजीशन में नहीं आता है, लगातार क्रियाशील रहता है. और साथ ही साथ हमारी जो पृथ्वी है वो अनस्टेबल है, यानी वो अस्थिर है, उसमें भी बदलाव होते रहते हैं. यानी जो 2 तत्व हैं जिनके बीच के संबंध की बात की जा रही है, ये दोनों ही तत्व जो हैं वो लगातार क्रियाशील हैं, लगातार बदलते हैं. तो स्वाभाविक है इनके बीच जो संबंध होगा वो भी लगातार बदलता रहेगा, वो किसी एक पॉइंट पर रुका हुआ नहीं रहेगा. और ये लगातार जो ये चेंजिंग रिलेशनशिप है, मैंने शॉर्ट में CR लिखा है, चेंजिंग रिलेशनशिप इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ दिस डेफिनेशन. ये जो चेंजिंग रिलेशनशिप है, चेंजिंग रिलेशनशिप किसका? मैन एंड नेचर का रिलेशनशिप. और क्योंकि ये लगातार बदलता है, इसीलिए ह्यूमन ज्योग्राफी भी लगातार विकसित होती है. इसमें भी जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो भी कई स्तर पर हैं, क्योंकि मानव और प्रकृति के संबंध अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग स्तर पर दिखाई देते हैं. हमने पीछे भी बात की थी, ज्योग्राफिकल लैंडस्केप जो है, जो कि नेचुरल और कल्चरल दोनों लैंडस्केप से मिलकर के बनता है. और नेचुरल लैंडस्केप यानी प्राकृतिक दृश्यभूमियाँ जिन पर मानवीय अंतर्क्रिया होती है, यानी यहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, हम यहाँ पर अपनी गतिविधियाँ करते हैं, और इस ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के कल्चरल लैंडस्केप डेवलप करते हैं, चाहे हमारे रहने के लिए हो, डिफरेंट जो सामुदायिक भवन है, हमारी जो डिफरेंट गतिविधियां हैं, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटी हो, सेकेंडरी एक्टिविटी हो. हमने
यातायात के साधन बनाए, हमने ऊर्जा के साधन बनाए, जो भी तरह के साधन, जो भी तरह की चीज़ें हम क्रिएट करते हैं, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। और ये डेवलप होता है आफ्टर ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचुरल लैंडस्केप, यानी इनमें सभी का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। नेचुरल लैंडस्केप और उसकी समझ लेकर के ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए जब हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, वो सभी कल्चरल लैंडस्केप का हिस्सा बन जाती हैं। और ये कल्चरल लैंडस्केप ही ह्यूमन ज्योग्राफी का, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर है, पढ़ने का विषय है, इसीलिए ये मानव भूगोल से सीधे तौर पर जुड़ता है। अभी हमने बात की कल्चरल लैंडस्केप की। ये कल्चर को समझते हैं पहले। कल्चर यानी संस्कृति, सामान्य शब्द है ये, लेकिन वास्तव में एक बहुआयामी संकल्पना है ये, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है इसमें। क्योंकि हमारा जो कल्चर है, जो संस्कृति होती है, उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमें विजिबल हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इनविजिबल हैं, जो हमें दिखते नहीं। मैंने इस चित्र में आपको समझाने की कोशिश की कि कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, जो कल्चर है वो कई सारे चीज़ों से मिलकर के बना है। उसमें लैंग्वेज भी हैं, कस्टम्स भी हैं, बिहेवियर, रिचुअल्स, फेथ, फूड, आर्ट, ड्रामा, एटीट्यूड्स, डिफरेंट टाइप के इसके डायमेंशन, अलग अलग आयाम हैं। और इन आयामों में कुछ हैं जो हमें सामान्य तौर पर दिखाई दे जाते हैं, जिसके स्वरूप जैसे ड्रामा है, म्यूज़िक है, आर्ट के फॉर्म है, डिफरेंट टाइप के डांसिंग पैटर्न हैं जो पूरी दुनिया भर में अलग अलग सभ्यताओं, संस्कृतियों से जुड़े हैं, वहाँ के कल्चर से जुड़े हैं। उनकी फूड हैबिट जो वहाँ पर मिलने वाले अवेलेबल रिसोर्सेज से जुड़ी है, उनकी आवश्यकताओं से जुड़ी है, उनकी संस्कृति को दर्शाती है। हमारा जो फेथ है, हमारा जो रिलीजन है, इसके अलावा हमारा कस्टम, हमारे जो पहनावे हैं, डिफरेंट टाइप के कॉस्ट्यूम्स हैं, जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को भी दिखाती है, हमारे फैशन के तरीके को भी दिखाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो बिहेवियर है, हमारा बिलीफ, हमारा एटीट्यूड, जो हमें दिखता नहीं है, ऑल दीज आर इनविजिबल पार्ट ऑफ कल्चर, लेकिन ये हमारे कल्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी ये जो कल्चर है, ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति अलग अलग आयामों के साथ हमें कई सारे स्वरूपों में दिखाई देती है। और इसकी जितनी भी डाइवर्सिटी होती जाएगी, जितनी विविधता इसमें मिलेगी, ह्यूमन ज्योग्राफी उतनी ही रिच होती जाती है। क्योंकि सभी जगहों का जो कल्चर है वहाँ की ज्योग्राफी से सीधे तौर पर जुड़ा है, वहाँ की फिजिकल कंडीशन से ही डेवलप होता है। कहीं पर पाए जाने वाला खान पान, वहाँ पर पहने जाने वाली जो पोशाकें हैं, वहाँ पर जो जिस तरह का रीति रिवाज मनाए जाते हैं, वो सब भी सीधे तौर पर वहाँ की दशाओं से, वहाँ की भौगोलिक दशाओं से जुड़े होते हैं। अब ये कल्चरल लैंडस्केप क्योंकि विविधता रखता है, जब हम बात करें अगर इक्वेटोरियल रीजन की, जो कि 0 डिग्री है, इक्वेटोरियल रीजन में जो स्थितियां हैं वहाँ पर बहुत हॉट ह्यूमिड कंडीशन पाई जाती है। तो स्पष्ट है कि वहाँ मिलने वाली जो कल्चर है, उसमें वहाँ के पहनावे में, वहाँ के खान पान में, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन का असर सीधे तौर पर दिखाई देगा। इसके विपरीत अगर हम नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड यात्रा करें और पोलर रीजन के आसपास देखें, यानी आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल नीचे की तरफ भी देखें, उन जगहों पर अगर कोई सभ्यता रहती है, वहाँ पर जो इंसान रहते हैं, इनके खान पान पर और साथ साथ इनके पहनावे पर, इनके कल्चर पर सीधा प्रभाव यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन का पड़ता है, यहाँ की भौगोलिक दिशाओं का पड़ता है। टेरेन किस तरह की है, यहाँ पर सॉइल फर्टाइल है कि नहीं, यहाँ पर मिलने वाले जो मिनरल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट जो कल्चरल और फिजिकल लैंडस्केप के जो कल्चरल और फिजिकल जो एलिमेंट्स हैं, वो सब प्रभावित करते हैं हमारे सभ्यता को, हमारी संस्कृति के स्तर को। हमने देखा कि कल्चर के बहुत सारे आयाम हैं और यही कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट करते हैं, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़े जाते हैं। और इसी कारण से डिफरेंट लेवल पर हमें अंतर संबंधों का स्तर अलग अलग दिखाई देता है, और इसीलिए हमें आवश्यकता पड़ती है कई सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की, जो कि अलग अलग लेवल पर नेचर और इंसान के इंटरेक्शन को, उसकी अंतर क्रिया को दर्शा सकें। स्पष्ट है जो ये कॉन्सेप्ट है, ये 3 है, मैंने चर्चा की अभी, जिनकी बुक में भी बात की गई है। डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, 2 नाम लिखे हैं मैंने, 2 या 3 नाम भी करके लिखे हैं, वो इसलिए कि ताकि आपको ये समझ में आ सके कि यदि प्रश्न पूछे जाएँ तो इनके शब्दों से भ्रमित नहीं हो। डिटर्मिनिज्म यानी निश्चयवाद या नियतिवाद जिसको लिखा हो, उसको कई बार पर्यावरणीय निश्चयवाद भी लिखा होता है या पर्यावरणीय नियतिवाद भी लिखा होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट का रोल इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए कई बार डिटर्मिनिज्म को इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म करके भी लिखा होता है। पॉसिबिलिज्म, इसका केवल एक ही नाम लिखा मिलता है हमें। जबकि जो तीसरा कॉन्सेप्ट है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, यानी रुको और जाओ नियतिवाद, इसके लिए 2 और शब्द भी चलन में हैं, नव निश्चयवाद यानी नए किस्म का जो नियतिवाद है, और इसके अलावा वैज्ञानिक निश्चयवाद यानी साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। दीज 2 टर्म्स आर ऑल्सो यूज फॉर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो ये 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो गए। पहला डिटर्मिनिज्म या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, सेकंड वन इज पॉसिबिलिज्म, एंड लास्ट वन इज स्टॉप एंड गो और नियो डिटर्मिनिज्म और साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। अब बारी बारी इन सभी कॉन्सेप्ट्स की बात करें कि इनमें क्या बातें कही गई हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिटर्मिनिज्म और नियतिवाद।
स्पष्ट है इसमें जो पहला एलिमेंट है, पहले पायदान पर इसमें नेचर को रखा गया और दूसरी पायदान जो है वो मनुष्य की है, यानी इसमें प्राथमिक स्तर नियति का होता है, नेचर का होता है, और यही नियति या भाग्य का निर्धारण करती है। नेचर ही तय करती है कि जो इंसान का जीवन है, इंसान की जो गतिविधियां हैं वो किस प्रकार की होंगी। नीचे जो दो पिक्चर दी गई हैं, स्पष्ट है कि यहाँ पर जो पहनावा है, यहाँ पर रहने वाले जो आवास का तरीका है, खान पान की जो आदतें हैं, बाद में हमारा जो ऑक्यूपेशन है यानी हंटिंग गैदरिंग करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये सभी गतिविधियाँ स्पष्ट तौर पर वहाँ की नेचर तय करती है कि वहाँ पर क्या चीज़ें पाई जाएंगी और इंसान उनका उपयोग करते हुए अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं जब हम चैप्टर में एक बॉक्स में नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस यानी कि मानव का प्रकृतिकरण के बारे में लिखा गया है, जिसमें बेंदा नाम के एक बच्चे की कहानी है। बेंदा नाम का एक बालक है जो कि सेंट्रल इंडिया के अबूझ माड़ जंगलों का निवासी है, और इसके जीवन को जब हम पढ़ते हैं सारी लाइंस में तो हमें स्पष्ट तौर पर यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की चर्चा है, जो कि प्रिमिटिव स्टेज का एक कल्टीवेशन टाइप है। प्रिमिटिव स्टेज की एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इसके अलावा उसकी सारी गतिविधियाँ जब हम लाइन बाय लाइन जाते हैं तो स्पष्ट है कि ये नेचर के काफ़ी नज़दीक है। जो मिलने वाले पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनके साथ इनका बहुत करीबी संबंध है, और जो शहरी लोग हैं, जो नगरीय समाज के लोग हैं, जो सभ्य लोग जिन्हें आप कहते हैं, इनसे इनका काफ़ी दूरी है। और जैसे ही आते हैं ये बेंदा जो है वहाँ से वो भाग जाता है, यानी एक तरह का आइसोलेशन का स्टेज है इनका कल्चर जो है वो प्रकृति के साथ ज़्यादा नज़दीक है और सामान्य जो धारा चली आती है विकास की उससे दूर दिखाई देता है। इनके जीवन की सारी दशाएँ वहाँ का नेचर ही तय करता है। न केवल बेंदा बल्कि विश्व में सभी जगहों पर, हमने इक्वेटोरियल रीजन की बात अभी पिछले वाले मैप में की थी, यहाँ पर भी अगर हम देख लें, ये जो हिस्सा है ये अमेज़न बेसिन का है। अमेज़न रिवर बहती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। यहाँ पर मिलने वाली जो बोरो ट्राइब है, इसी के तरीके से अगर हम आगे इसको बढ़ाएं, अफ्रीका में जब लाइन जहाँ से गुजरती है, कॉन्गो बेसिन जो है, कॉन्गो बेसिन में मिलते हैं पिग्मीज़, और इंडोनेशिया के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर सेमांग और सकाई, इस तरह की ट्राइब्स पाई जाती हैं। तो बहुत हद तक इन सबका जीवन एक जैसा दिखाई देगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है 0 डिग्री वाला लाइन ऑफ इक्वेटर जहाँ से जाती है, इस लाइन के आसपास इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो बहुत हॉट ह्यूमिड कंडीशन पाई जाएगी। तापमान बहुत ज़्यादा होगा, बहुत उमस भरा मौसम होगा, बहुत ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, और साथ साथ क्योंकि बारिश ज़्यादा है इसलिए वन क्षेत्र अधिक हैं, तो इन वन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो प्रकृति या वनों से ज़्यादा सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। इनका खान पान, इनकी पोशाकें, इनके रहने का जो आवास है, सेटलमेंट पैटर्न, सभी काफ़ी हद तक प्रकृति से निर्धारित होते हैं, प्रकृति पर ही ये निर्भर रहते हैं। इसी तरीके से जब हम दूसरे एक्सट्रीम को देखते हैं इस लाइन के साथ साथ, यानी जहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन पाई जाती है, वहाँ पर कनाडा वाले पार्ट में हमको एस्किमोज मिल जाएंगे। एस्किमोज को आपने टीवी पर देखा होगा, इग्लूज में, यानी बर्फ़ के घरों में रहते हुए। इसके अलावा साइबेरियन पार्ट में भी इसी तरीके के काफ़ी सारे लोग रहते हैं, याकूत और चुकची के अलावा यहाँ पर समोएद भी मिलते हैं। यानी ये वो ट्राइब्स हैं, ये वो जनजातीय लोग हैं जो कि प्रकृति से काफ़ी हद तक नज़दीक हैं और वहाँ पर मिलने वाली दशाओं से ही इनका जीवन निर्धारित होता है। इसके अलावा विश्व में कई सारे और उदाहरण हैं, लेकिन सामान्य तौर पर मैंने 2 उदाहरण जहाँ पर बहुत अति उच्च तापमान यानी हॉट ह्यूमिड कंडीशन पाई जाती है और इसके अलावा बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन पाई जाती है, इसीलिए ये 2 उदाहरण केवल मैंने दे करके समझाया कि ये जो जनजातीय जीवन है, जैसे कि बेंदा का उदाहरण हमारी पुस्तक से भी है, ये सारा जीवन ये दर्शाता है कि यहाँ पर प्रकृति ही प्रधान है, नेचर ही डिसाइड करती है, डिटर्मिन करती है इंसान के भविष्य को। इंसान की डेस्टिनी तय करने वाले, डिटर्मिन करने वाला जो एलिमेंट है दैट इज़ नेचर, इसीलिए ये प्राइमरी हो जाता है इस कॉन्सेप्ट में। ये पहला कॉन्सेप्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी का, और जर्मन स्कूल के साथ इसका गहरा जुड़ाव है, क्योंकि जर्मन स्कूल के जो फिलोसोफर्स थे, यहाँ के जो जोग्राफर्स थे, इन्होंने नियतिवाद की इस विचारधारा को, डिटर्मिनिज्म के इस कॉन्सेप्ट को बहुत सपोर्ट किया। नीचे जो चित्र है वो फ्रेडरिक रेडजेल का है। आपकी टेक्स्ट बुक में फ्रेडरिक रेडजेल की एक दी हुई डिफिनेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें उन्होंने सिंथेसाइज या सिंथेटिक स्टडी के बारे में बात की है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ ए सिंथेटिक स्टडी ऑफ मैन एंड नेचर, यानी प्रकृति और मनुष्य के बीच का जो एक संबंध है इसको दर्शाता है। लेकिन वास्तव में जर्मन स्कूल का कॉन्सेप्ट या फ्रेडरिक रेडजेल का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक है, प्रकृतिवाद को दर्शाता है। नेचर के फॉलोअर के तौर पर हमें इंसान दिखाई देता है, यानी प्रकृति हमेशा प्रधान और मनुष्य गौड़ तत्व के रूप में उसको फॉलो करने वाले एलिमेंट के रूप में दिखाई देता है। फ्रेडरिक रेडजेल जो कि बहुत बड़ा नाम थे जर्मन ज्योग्राफी में, इन्होंने एंथ्रोपो ज्योग्राफी एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, एंथ्रोपो जियोग्राफी। ये जो बुक थी ओरिजिनली ये जर्मन भाषा में लिखी गई थी
और इस बुक में एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो कि जहाँ स्पष्ट है कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, एंथ्रो यानी एंथ्रोपोलॉजी को दर्शाता है और ज्योग्राफी एक दूसरा इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। मानव विज्ञान और भूगोल दोनों को दिखाता है। मानव भूगोल पर यानी मानव की जो प्रजाति है, मानव की जो सभ्यता, इस पर ज्योग्राफी का या नेचर का कैसा प्रभाव है, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारी बात की है इस बुक में। और स्पष्ट तौर पर जो नियतिवाद का कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसको ही सपोर्ट करने वाले फ्रेडरिक रेटजेल थे। और बाद में जर्मन स्कूल के और जितने भी बड़े नाम हुए, जितने भी बड़े ज्योग्राफर्स हुए, उन सभी ने नियतिवाद की इस विचारधारा को ही सपोर्ट किया। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो जर्मन स्कूल ऑफ फिलोसफी है, जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है, ये सपोर्टर थी डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट की, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट की। बुक में बच्चों हमें एक दूसरे और ज्योग्राफर की डेफिनेशन मिलती है, एलन चर्चिल सैंपल। ये मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है यूएस की, वहाँ की बहुत बड़ी प्रोफेसर थी और विचारधारा के स्तर पर ये रेटजेल की ही शिष्या थी, रेटजेल को ही फॉलो करती थी। स्पष्ट है कि ये भी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी प्रकृति जो निश्चयवाद है, प्राकृतिक पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसकी ही सपोर्टर थी। इनकी डेफिनेशन की भी बात की हमने। यानी दो बड़े नाम हमको फ्रेडरिक रेटजेल और एलन सी सैंपल के रूप में मिलते हैं, जो कि डिटर्मिनिज्म के यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद के सपोर्टर हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज पॉसिबिलिज्म, संभववाद। इस बार अगर हम देखते हैं मानव और प्रकृति के संबंध के बीच में, तो इस बार मनुष्य का स्थान पहला हो गया और मानव के बाद प्रकृति का स्थान दूसरा दिखाई देता है। यानी यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि हम इंसानों ने गढ़ी हैं, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी कैपेबिलिटी को, हमारी जो क्षमता है, इसको दर्शाती है। चाहे अर्बनाइजेशन हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हमारा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क हो, सागर, नदियों के अलावा सागरों पर बनाए हुए जो बड़े बहुत सारे पुल हैं, इसके अलावा बहुत सारे मेगा स्ट्रक्चर्स, जैसे बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं, बड़ी नदियों को अपने बांध रखा है। ये प्रकृति के ऊपर हावी होने की इंसान की जो क्षमता है, इसको दर्शाता है। और मनुष्य क्या क्या कर सकता है, क्या संभावनाएं मनुष्य के अंदर हैं, इसको दर्शाता है। संभववाद की बात करें अगर, तो संभववाद का जो शब्द है, ये पहली बार एक इतिहासकार ने इस्तेमाल किया था। ये वो इतिहासकार थे, एक फ्रांसीसी इतिहासकार लूसियन फेवरे, फ्रेंच हिस्टोरियन। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था और वहीं पर पॉसिबिलिज्म शब्द सबसे पहली बार आए। इन्होंने जो डेफिनेशन या इन्होंने जो कोट किया था अपने लेख में, बहुत फेमस लाइन है पॉसिबिलिज्म के लिए, एक तरीके से संभववाद का सूत्र मानी जाती है ये लाइन। ये देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज एंड एज अ मास्टर ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज मैन इज द जज ऑफ देयर यूज। यानी जैसा कि हमने देखा पिछले कॉन्सेप्ट में कि नेसेसिटीज़ यानी बहुत सारी निश्चितताएं हैं जो कि नेचर ने तय कर रखी हैं कि आपको क्या करना है, क्या खाना है, ये सब प्रकृति ही तय करती है। लूसियन फेवरे ने अपने कॉन्सेप्ट में यहाँ पर नो नेसेसिटीज़ कहा, यानी कि निश्चितताएं नहीं हैं, नियति पहले से तय नहीं होती, बल्कि सभी स्थानों पर बहुत सारी संभावनाएँ हैं और इन संभावनाओं को उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है, जो उपयोग करने वाला कारक है, वो सबसे ताकतवर कारक है धरती का, वो है इंसान, मनुष्य। और मनुष्य क्योंकि इन सभी संभावनाओं का स्वामी है, इसीलिए इनका कैसा उपयोग करना है, इसका निर्णय करने का जो अधिकार है वो मनुष्य का है। और यहीं पर लूसियन फेवरे ने पॉसिबिलिज्म शब्द स्टार्ट किया, जो मानवीय क्षमता को दर्शाता है, जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है उससे अलग जा करके बात करता है और एक नए कॉन्सेप्ट को जोड़ता है ह्यूमन ज्योग्राफी में। वास्तव में लूसियन फेवरे ने ये शब्द दिया, लेकिन बाद में बहुत सारे दूसरे और ज्योग्राफर्स ने पॉसिबिलिज्म के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। अब ये जो पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये भी हमारी बुक में इसकी चर्चा है। एक दूसरे बॉक्स में ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर यानी प्रकृति के मानवीकरण की यहाँ पर बात की गई, यानी प्रकृति को मानव के अनुकूल बना दिया। यहाँ जो उदाहरण है वो कारी नाम की एक महिला का है, जो कि यूरोप के एक शहर में रहती है और इसका जिस तरीके का लाइफ है, हम देखते हैं कि इसके पास बहुत पावरफुल कार है, जो कि भयानक विंटर्स जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पर भी ये वहाँ की सड़कों पर यात्रा कर पाती है। टेम्परेचर बाहर में बहुत तकलीफदेह यानी बहुत कम है, बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, कोल्ड कंडीशन है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है। उसके बावजूद भी जो तापमान नियंत्रित करने वाले उसके एसी कमरे हैं, वहाँ पर वो आसानी से कंफर्टेबली वहाँ पर रह पाती है। इसके अलावा उसके पास जो उपलब्ध ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं या उसके पास जो कनेक्टिविटी है, जिसके ज़रिए वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो बैठे हुए जो लोग हैं उनके साथ वो कनेक्ट कर पाती है। इसके पास यातायात के जो तेज साधन हैं, यानी मॉर्निंग में वो लंदन की फ़्लाइट लेती है, शाम तक वापस अपने घर पहुंच जाती है। ये उस जीवन को दर्शाता है जो कि मानव की असीम क्षमता को दिखा रहा है। चित्र भी दिखाया गया है दो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक टनल है जिसमें रास्ता बनाया गया, सड़क बनाई गई है। ये बनाना इंसान की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इसके अलावा दूसरा जो उदाहरण है वो भी देख सकते हैं। ये किसी अरेबियन पेनिनसुला के किसी क्षेत्र में जहाँ पर बहुत एरिड कंडीशन है, एक्सट्रीम एरिड कंडीशन है, पानी की निहायत कमी है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है।
वहाँ पर वातानुकूलित कमरों में किस तरीके से आप आसान तरीके से रह सकते हैं, ये भी एक कृत्रिम दशा है, एक मनुष्य द्वारा बनाई हुई दशा है और इंसानी क्षमता को दर्शाती है। तो ये जहाँ पर लुसियन फेवरे ने जो बात पॉसिबिलिटीज़ की थी, पॉसिबिलिज्म की थी, उसके बेहतरीन उदाहरण है ये, और हमारे टेक्स्ट बुक में भी इन बॉक्स से ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के जरिए समझाए गए हैं। पॉसिबिलिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने देखा कि डिटर्मिनिज्म के जो कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने वाले फ्रेंच जर्मन स्कूल के लोग थे, फ्रेडरिक रेडजेल एंड कंपनी, जो कि डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करती थी, उसी तरीके से पॉसिबिलिज्म नाम के इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने वाली जो विचारधारा थी वो हमें फ्रांसीसी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से दिखाई देती है। फ्रांसीसी स्कूल जो विचारधारा का था वहाँ से संबंधित है, और उसमें भी सबसे बड़ा नाम पॉल विडाल डी लाब्लाश का है। ब्लाश की डेफिनेशन भी आपकी बुक में दी गई है। इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और इसके अलावा भी बहुत सारा काम इन्होंने किया है। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की जो बुक इन्होंने लिखी थी, वहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए इन्होंने मानवीय क्षमता पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, पॉसिबिलिज्म को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। और बाद में आने वाले जो फ्रेंच स्कूल के दूसरे और विद्वान थे, डिमांजिया, ब्रूंस जैसे, जीन ब्रूंस जैसे, उन सभी ने भी पॉल विडाल डी लाब्लाश के विचारधारा को ही आगे बढ़ाया। यानी जिस तरीके से हमें डिटर्मिनिज्म में सबसे बड़ा सपोर्टर जर्मन स्कूल के लोग दिखाई देते हैं, पॉसिबिलिज्म के सपोर्टर के तौर पर हम फ्रेंच स्कूल के लोगों को या फ्रेंच स्कूल ऑफ फिलोसफी को यहाँ पर ये स्थान दे सकते हैं कि पॉसिबिलिज्म के सपोर्टर्स थे फ्रेंच स्कूल के लोग, जैसे कि डिटर्मिनिज्म के जर्मन लोग थे। इस दूसरे कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की, थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दैट इज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अभी तक हमने जिन दो सिद्धांतों की बात की, दो संकल्पनाओं की बात की, उनमें डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ये दोनों ही अपेक्स आइडियोलॉजीज़ हैं, यानी एक तरीके की चरम अवस्थाओं को दिखाते हैं, जहाँ पर डिटर्मिनिज्म नेचर को ही प्रमुख मानता है और मनुष्य को उसका एक अनुसरण करने वाला एक दास जैसा उसको दिखाता है, यानी मनुष्य की सारी जो जीवन प्रणाली है वो नेचर ही तय करती है। जबकि दूसरे पॉसिबिलिज्म में यहाँ पर इंसानी क्षमता पर ही सबसे ज़्यादा यकीन दिखाया गया और नेचर को शोषण का एक एलिमेंट मान लिया गया, यानी नेचर केवल शोषण कराने के लिए है और इंसानी क्षमता है उसका कितना शोषण कर सकती है। इन दोनों एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट के बीच में आवश्यकता थी एक बैलेंस बनाने की, एक आइडियोलॉजिकल, एक फिलोसॉफिकल बैलेंस, और ये बैलेंस क्रिएट किया इस व्यक्ति ने जिनका नाम ग्रिफिथ टेलर था। ग्रिफिथ टेलर जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में एब्सोल्यूट नेसेसिटी यानी नितांत आवश्यकता, नितांत निश्चितता और नितांत जो स्वतंत्रता है, यानी ना इंसान को ही बहुत एब्सोल्यूट फ्रीडम दी और ना ही नेचर को एब्सोल्यूट नेसेसिटी डिसाइड करने का अधिकार दिया, यानी दोनों के बीच में एक तरह का बैलेंस लेकर के आए। और ये बैलेंस का जो नाम है वो है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, यानी यहाँ पर दोनों को ही महत्व दिया गया और इनके बीच में एक तरह का बैलेंस, एक तरह का संतुलन स्थापित किया इस तीसरी विचारधारा ने। इस तीसरी विचारधारा के दो और नाम भी हैं, न्यू डिटर्मिनिज्म और साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म भी, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म नाम से स्पष्ट है, अपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत रोचक तरीके से ग्रिफिथ टेलर ने समझाया था, और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल्स इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट कलर्स के, लाइक रेड फॉर स्टॉप, येलो इस्तेमाल किया जाता है, येलो फॉर रेडी एंड जी फॉर ग्रीन एंड जी फॉर गो, ये जो सिग्नल्स हैं इनमें से इसको निकाल करके इन दोनों कलर्स को, यानी स्टॉप एंड गो, रेड और ग्रीन कलर के जो सिग्नल्स हैं इनका इस्तेमाल किया ग्रिफिथ टेलर ने अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, और उसमें उन्होंने नेचर को भी स्थान दिया, साथ में मानवीय क्षमता को भी पीछे नहीं रहने दिया, इसको भी जगह दी। अगर ग्रिफिथ टेलर के कॉन्सेप्ट को हम आसान तरीके से समझने का प्रयास करें तो इसमें उन्होंने नेचर को एक ट्रैफिक कंट्रोलर की भूमिका दी है और मनुष्य जो है वो यात्रा करने वाला एक यात्री है। अगर हम ये मान लें कि समय की जो सड़क है, समय का जो ये मार्ग है, इस पर मनुष्य अपने वाहन को लेकर के चल रहा है, वाहन स्वाभाविक तौर पर इसकी सभ्यता का वाहन है और इस वाहन का जो चालक है वो मैन है। ये समय की इस सड़क पर आगे बढ़ता है, अपनी विकास की गति को आगे बढ़ाता है, तेज गति से चलता है, और यहीं पर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी नेचर की जो भूमिका है वो स्पष्ट हो जाती है। ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में नेचर है जो कि समय समय पर इसको सिग्नल दिखाती है, रेड के रूप में यानी स्टॉप, और फिर बाद में ग्रीन के रूप में यानी गो। यानी समझदार मनुष्य वो है जो कि अपनी सभ्यता की जो गाड़ी है, सभ्यता की जो विकास, अपनी पूरी कल्चर की जो यात्रा है उसको करते हुए नेचर के जरिए दर्शाए गए चिन्हों को पहचाने, नेचर के सिग्नल्स को समझे और कहाँ पर उसकी क्षमताओं के अनुकूल होकर के उसको रुक जाना है और कहाँ पर फिर उसे पूरी रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी बनानी है, अपनी जो चीज़ें हैं वो बनानी है। ये ध्यान रखना मनुष्य का, समझदार मनुष्य का काम है। हमने देखा कि जो पहले जो दो कॉन्सेप्ट हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट में जहाँ पर नेचर की शक्तियाँ हावी थीं,
मनुष्य का जो विकास है वो सबसे सीमित अवस्था में दिखाई देता है। वो ज़्यादातर वनवासी जीवन जीता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत कम सुविधाओं में है, बहुत सारी महामारियाँ दिखाई देती हैं, समस्याजनक स्थिति दिखती है। जबकि पॉसिबिलिज्म में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर मैन जो है उस नेचर पर इतना हावी हो जाता है कि बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं, बहुत सारी वैश्विक समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। चाहे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे सी लेवल राइज करने की प्रॉब्लम हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की स्थितियां हैं, बहुत सारे जो डिज़ास्टर्स हैं उनकी ऑकरेंस लगातार बढ़ रही है, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। तो ये सभी गतिविधियां जो हैं ये पॉसिबिलिज्म के एक्सट्रीम को भी दिखाती हैं। यानी वास्तविकता में इन दोनों में ही समझदारी नहीं है। बैलेंस के लिए इसीलिए तीसरे कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ग्रिफिथ टेलर ने हमें स्टॉप एंड गो के रूप में दिया था। इस तरीके से जो तीनों ये कॉन्सेप्ट हैं, हमने तीनों कॉन्सेप्ट की बात की। ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये अलग अलग स्तरों के, यानी सबसे पिछड़े स्तर को भी दिखाते हैं जब नेचर और ह्यूमन इंटरेक्शन हम करते हैं, सबसे मजबूत स्तर को भी दिखाते हैं जबकि मैन ही हावी हो जाता है सिस्टम के ऊपर, और तीसरे स्तर को भी दिखाते हैं जबकि नेचर और मैन के बीच में एक तरह का बैलेंस है। ये बैलेंस जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है, एक ऐसे विकास की तरफ ले जाता है जो कि स्थायी है, टिकाऊ है, संपोषणीय है। लास्ट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जर्मन स्कूल। जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, कौन से कॉन्सेप्ट को जर्मन स्कूल प्रमोट करता था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, फ्रेंच स्कूल सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी फ्रेंच स्कूल का लगाव, फ्रेंच स्कूल का जो समर्थन था वो कौन से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के लिए है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न एलन सी सैम्पल के बारे में है, ये किस देश से बिलोंग करती थी। एलन चर्चिल सैम्पल मैंने बताया बहुत रेनाउंड ज्योग्राफर थी। फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म को और किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक से ज़्यादा विकल्प हो सकते हैं, आप अपने उत्तर में से लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट बेंदा, ट्राइबल लड़का जिसकी कहानी हमारी टेक्स्ट बुक में भी है। ट्राइबल बॉय बेंदा इन आवर टेक्स्ट बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, किस मूलभूत सिद्धांत से जुड़ा हुआ ये बेंदा की कहानी है। ये हमारा पांचवा प्रश्न है। यहाँ पर हमने अपने इस तीसरे खंड, तीसरे पार्ट यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की भी बात की। अगले खंड में हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का विकास किस तरीके से हुआ ऐतिहासिक रूप में, और उनकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, इन पर फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।